Hello students, welcome to part number 3 of Charge of GST। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी को कवर करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन अपने आप में काफ़ी बड़ा सेक्शन है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसके अपार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट इसके आगे भी कई सारे प्रोविजंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो ICAI ने अपने बुक में दे रखे हैं। हम वो एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे एंड वेर एवर आई फील अप्रोप्रिएट मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल्स भी दूंगा तो मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर। ठीक है, ये सेक्शन बेसिकली किस चीज़ की बात करता है? इफ़ यू नो, हमारे GST के लॉ में देयर समथिंग कॉल्ड द कॉम्पोजिशन डीलर। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पोजिशन डीलर ऐसे होते हैं हु आर हु पे द टैक्स नॉट लाइक द जैसे ऐसे मंथली रिटर्न्स होते हैं ना, वैसे तो होती हैं, बट ऐसा नहीं कि आप GST के रेट जो 18% या 28% उन पे आप टैक्स पे करो, ऐसा नहीं होता। इनका जो GST पे करने का सिस्टम है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ओके, और ये मेनली वही होते हैं जो आप कह सकते हो कि थोड़े मिड साइज या स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उन स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए ये अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होती हैं, जैसे किराना स्टोर्स होती हैं, वहाँ पे ऐसे जो ये कंपोजिशन स्कीम है वहाँ पे ये बहुत अच्छा सूट करती है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड ओवर टू सेक्शन नंबर 10 ऑफ द CGST एक्ट। इट इज़ composition levy. Okay, let's start with subsection 1 of section 10 of CGST एक्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या कहता है सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1? ये कहता है सर, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, मतलब इस एक्ट में अगर इस चीज़ के ऑपोजिट में कुछ लिखा है वो नहीं माना जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन्ड इन दिस एक्ट, जो आगे बात बताने वाला है, अगर उसके ऑपोजिट में अगर पूरे एक्ट में कुछ लिखा है तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, ये माना जाएगा। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9। रुक जाओ, ये कह रहा है, पहले तो उसने ये मेरे को बोल दिया कि भाई इस एक्ट में अगर इसके ऑपोजिट कुछ लिखा है तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन आगे लाइन में उसने ये भी कह दिया कि अगर सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 और 4 में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो पहले वो माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 और 4 में सर क्या लिखा है? देखो, 9(3) में तो लिखा है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विस हैं जहाँ जिसपे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है रेसिपिएंट को। ठीक है, वो 9(3) में लिखा है। 9(4) में क्या लिखा है? 9(4) में सर ये लिखा है कि कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं, when they you know when they purchase something from the unregistered dealers, है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब आप कुछ सप्लाई लेते हो तो उस केस में फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स आपको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये है 9(3) या 9(4). ठीक है, अगर 9(3) और 9(4) में बेसिकली 9(3) और 9(4) में जो लिखा है पहले वो माना जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू वगैरह यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में क्या है? देखो, इस लाइन में क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब अगर कुछ ऑपोजिट है, देखो ना क्या लिखा है, पूरा पढ़ो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर इसके कॉन्ट्री में मतलब ऑपोजिट में अगर कुछ है तो वो नहीं माना जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द सेक्शन 9। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9 an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding, रुक जाओ, वेट,
बिफोर गोइंग टू द सब पार्ट्स इतना देखते हैं। ये ऐसा कह रहा है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जो एग्रीगेट टर्नओवर है, मतलब सारे उसकी जितनी सप्लाईज हैं, जितना वो पैसा कमा रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसको अगर आप जोड़ दो, इफ यू कंबाइन इट एंड इफ दैट एग्रीगेट टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी खत्म हो चुका फाइनेंशियल ईयर पिछला वाला ही, अगर उसमें आपका वो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर जो फिगर आ रही है, ठीक है, अगर आपका वो 50 लाख रुपीज से कम है, देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा वर्डिंग इसकी भी कंफ्यूजिंग है। did not exceed to pay 50 lakhs, did not exceed 50 लाख रुपीज। अगर आपका 50 लाख के मार्क के नीचे है टर्नओवर और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, यू कैन ऑप्ट टू पे an amount of tax calculated as such rate as may be prescribed बट नॉट एक्सीडिंग, मतलब आप टैक्स पे करोगे एक ऐसे रेट पे पे करोगे जो प्रिस्क्राइब अभी किया जाएगा, बट नॉट एक्सीडिंग, मतलब वो जो आपका जो टैक्स का अमाउंट होगा ना, एन अमाउंट ऑफ टैक्स बट नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन यूनिट टेरिटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आपके जो टर्न ओवर है उसके 1% से ज़्यादा आप टैक्स पे नहीं करोगे। ठीक है, जितना भी अमाउंट है आपका टर्न ओवर का, उसका आप 1% कैलकुलेट कर लो, जितना वो बनता है, आपका जो टैक्स पेबल आएगा वो उसके नीचे आएगा, उसको एक्सीड नहीं करेगा, या तो उसके बराबर होगा या उसके उससे कम होगा, बट एक्सीड मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा, इट विल नॉट एक्सीड। ठीक है, 2.5% of the turnover in state or turnover in union territory in case of persons engaged in making supplies refer to in clause B of paragraph 6 of schedule 2। ठीक है, 2.5% of the turnover in state or turnover in union territory in case of persons engaged in making supplies refer to clause B of paragraph 6 of schedule 2। तो ये वहाँ का रेफरेंस है कि क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2 में जो सप्लाई सप्लाई एक बताई गई होगी, उसमें जो पर्सन उस केस की सप्लाई में एंगेज हैं, उनके टर्न ओवर का 2.5% से ज़्यादा वो टैक्स पे नहीं करने वाले। ठीक है, ये अभी हमें क्या बता रहा है, ये हमें लिमिट्स बता रहा है, टैक्स जीएसटी की लिमिट्स बता रहा है। इन केस ऑफ कंपोजिशन आपका कह रहा है कि आपका टैक्स, अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो 1% से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज बी वाले सप्लाई में एंगेज हो तो आपका 2.5% से टर्न ओवर के 2.5% के ऊपर का टैक्स नहीं जाएगा। ठीक है, एंड 0.5% ऑफ द टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन यूटी इन केस ऑफ अदर सप्लायर्स। अगर आप कोई और चीज़ की सप्लाई करते हो एक्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा है, और जैसे मैन्युफैक्चर नहीं हो या फिर आप वो सप्लाई नहीं करते जो शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज बी में लिखी है, उसके अलावा आपका जो टैक्स का अमाउंट है इट विल नॉट एक्सीड 0.5% ऑफ द टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन यूटी। ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज वी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसने हमें लिमिट्स बता दिया कि देखो मेरे जीएसटी की लिमिट्स ये हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड provided that the government may, by notification, increase the set limit of 50 lakh rupees to such higher amount not exceeding 1 crore and 50 lakh rupees as may be recommended by the council। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ अभी, जो हमारा ये अमाउंट था ना 50 लाख रुपीज़ का, कि अगर आपका 50 लाख से नीचे है तो ही आप एलिजिबल हो इसके लिए। लेकिन अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू उस 50 लाख रुपीज़ के लिमिट को इंक्रीज करके 1 करोड़ 50 लाख रुपीज कर सकती है। तो 1.5 CR उसको वो कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, और नीचे देखो क्या लिखा है, ये देखो,
ये रीड कर लो। The turnover limit for composition levy has been increased from 50 lakh to 1.5 crore. वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14 2019। अच्छा, तो 2019 के 7 मार्च को ही ये लिमिट जो थी वो 50 लाख से 1.5 करोड़ तक इंक्रीज कर दी गई। ठीक है, तो नाउ 50 लाख इज नॉट द लिमिट, इट इज 1.5 करोड़। ठीक है, चलो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है नेक्स्ट। It says that provided further that a person who opts to pay tax under Clause A or Clause B or Clause C may supply services other than those referred to in Clause B of Paragraph 6 of Schedule 2। बेसिकली जो ऊपर हमने ये 3 क्लॉजेस देखे हैं, तो जो लोग जैसे मान लो कि मैन्युफैक्चर है, या फिर इफ देयर इज अ person who is supplying such supplies or other suppliers हैं, if they opt to pay tax at such a rate, then they can also may यहाँ लिखा ना may supply services, they can also supply services of value not exceeding 10% of the turnover in state or UT in the preceding financial year of 5 lakh rupees whichever is higher। तो यहाँ पे दो लिमिट, मेरे पास दो लिमिट्स आ गई हैं। ये कह रहा है कि देखो, अगर आप ऊपर के 3 क्लॉजेस में covered हो and you opt to pay tax under composition, then you can also supply services, because जब हम composition की बात करते हैं we mainly talk about goods। ठीक है, but if you are doing both goods and services, यहाँ पे आपको लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा टू स्टे इन composition scheme। ठीक है, लिमिट क्या है देखो, पहला है 10% ऑफ योर टर्नओवर, इट शुड नॉट बी above 10% of the turnover, और सेकंड 5 लाख रुपीज whichever is higher। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा टर्नओवर है 80 लाख रुपीज। ठीक है, नाउ सर्विसेज 8 लाख और 5 लाख। अब इसमें से हायर वाला देखना है, तो हायर वाला इज 8 लाख। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या हुआ कि इसमें, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें मे सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर, मतलब 8 लाख के ऊपर अब नहीं जा सकता आपका सर्विस का वैल्यू। अब जो वैल्यू आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो उसका जो वैल्यू है इट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से हायर हमारा कौन सा आया था, 8 लाख आया था, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जाम्पल अपना चेंज करता हूँ, लेट्स मेक दिस 40 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इधर, उसका 10% जब हम करेंगे 40 लाख रुपीज का, तो 10% आ गया उसका 4 लाख। ठीक है, 4 लाख और 5 लाख में से हायर अमाउंट कौन सी है, सिर्फ 5 लाख। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ सर्विसेज विच आई कैन प्रोवाइड दैट इज 5 लाख रुपीज़, क्योंकि हम हायर अमाउंट देखते हैं। यहाँ पे मेरा 4 लाख आ रहा था ना, ये मेरा 4 लाख है, बट दिस इज हायर 5, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, so that's why
दिस वन विल बी द परफेक्ट कंफर्म। ठीक है, 5 लाख रुपए की मेरे को लिमिट लगेगी। पिछले केस में मैंने जब 80 लाख का एग्जाम्पल लिया था उसमें 8 लाख बन रहा था 10%, और 8 लाख और 5 लाख में से हायर कौन सी है सर? 8 लाख है। तो 8 लाख वॉज बिकमिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विस आई कैन प्रोवाइड। ठीक है ना? तो बेसिकली बात क्या है ना यहाँ पे, कि 5 लाख तक तो आप कर ही सकते हो मिनिमम, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे 4 लाख है, अगर यहाँ पे 4,000 भी आ जाए फिर भी हायर तो 5 लाख रुपीज़ ही रहेगा ना मेरे लिए। तो 5 लाख तक की तो मिनिमम मैंने आपको दे दी, कि 5 लाख तक तो आप कर सकते हो सर्विस। 5 लाख के ऊपर फिर आपका जो भी 10% बनता है वो देख लो आप क्या करना। ठीक है ना? ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। लेट्स रीड। फॉर द पर्पसेस ऑफ सेकंड प्रोविजो, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in receipt or duty। ये क्या कह रहा है कि जब आप किसी को यू नो जब आप किसी को डिपॉजिट्स देते हो या किसी को लोन्स या एडवांसेस देते हो और उस पे आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी डिस्काउंट है या कुछ इंटरेस्ट का इनकम आप अर्न कर रहे हो ना, व्हेन जब आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, और उसमें से आप फिर अर्न कर रहे हो इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, डिस्काउंट का जो अमाउंट है, वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है? इंटरेस्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर हियर। देखो वैसे तो आप उसको टर्नओवर में इंक्लूड कर लो, लेकिन जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उस केस में सर आप इंटरेस्ट और या डिस्काउंट ये सब आप चीज़ें टर्नओवर में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है? चलो यही यही लिखा था इसमें। नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट 2017 हमने कंप्लीट कर दिया है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 10। The registered person shall be eligible to opt under section 1, under subsection 1 if, save as provided in subsection 1, he is not engaged in supply of services। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी सबसेक्शन में लिखा हुआ है वो तो एलिजिबल, वो तो रहेगा वैलिड, और वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज नहीं होना चाहिए। आपको वो लिमिट तो आपने बता दी थी, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान रखो वो लिमिट जो है वो था क्लॉज ABC, ये क्लॉज, और उसमें वो नहीं आता जो पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 के क्लॉज C में लिखा है, सॉरी क्लॉज B में लिखा है, क्लॉज B में वो नहीं आता। बस ये 3 की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है? इस केस में फिर आप जब सर्विस दे रहे हो तो आप ये वाली लिमिट्स चेक कर लो। ठीक है? ओके। सेकंड देखो कंडीशन क्या है। पहला तो ये होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं है बस, लेकिन उतना जितना लिमिट है उतना तक कर लो। सेकंड क्या कह रहे हैं, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग he is not engaged in making any supply of goods or services which are not liable to tax under this act। ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है, वो किसी ऐसी चीज़ के सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चाहे गुड हो चाहे सर्विस, ऐसे ऐसे किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए जो विच इज़ जिसपे GST नहीं लगता। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, है ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल,
डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता अंडर द CGST एक्ट। अगर आप ऐसे किसी सप्लाई में एंगेज्ड हो, देन यू कैन नॉट ऑप्ट अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 if he is not engaged, look at this not word, if he is not engaged in any of the supply, फिर ही आप इसमें आ सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, he he is not engaged in making any interstate outward supply of goods or service। लो, अब इसने क्या कह दिया कि अगर आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई, तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब आप अपनी स्टेट के अंदर अंदर ही बेचो अगर आप कंपोजिशन में लेना है या आना है। जस्ट सप्लाई विद इन योर ओन स्टेट और यूटी, whatever the case is, but if you are planning to make interstate outward supplies, then sorry, you cannot opt for the composition scheme। ठीक है, this composition scheme is only for intra-state outward supplies। ठीक है, आप ऑप्ट नहीं कर सकते इफ़ यू आर डूइंग इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है, आउटवर्ड की बात हुई यहाँ पे, आउटवर्ड सप्लाईज की, ये ध्यान रखो। चलो, he is not engaged in making any supply of services through an ECO who is required to collect tax at source under section 52। आप किसी ECO के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और वो ECO को TCS कलेक्ट करना है एज पर सेक्शन 52, ही इज रिक्वायर्ड टू डू दैट। अगर आपको पता होगा, आई डोंट नो, आई थिंक वो आगे सिलेबस में आएगा भी, कुछ ऐसी ECOs होती हैं जिनको TCS कलेक्ट करना पड़ता है और फिर वो सरकार के पास जमा कराना पड़ता है। जैसे जो टैक्सी के ऐप्स होते हैं ना, तो जो कैब ड्राइवर होते हैं वो तो ना रजिस्टर्ड होंगे कोई GST में। आपको क्या लगता है वो कैब ड्राइवर्स GST में तो ना रजिस्टर्ड होते हैं? तो उनके, लेकिन उनका भी तो GST हमें कट करना पड़ता है। जो वो जो हमारा फेयर आता है उस पर भी GST का कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है। तो अब वो GST कौन जमा कराएगा? ड्राइवर तो रजिस्टर्ड है नहीं, ना ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक क्रॉस कर रहा होगा ना। है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो क्रॉस सारे तो नहीं कर रहे होते ना क्रॉस। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट सारे क्रॉस नहीं कर रहे होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते वो लिमिट क्रॉस। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि दे मस्ट बी रजिस्टर्ड इन GST। तो अब उनका जो GST का कंपोनेंट जो उनको मिला है, अब उसको जमा कौन कराएगा? सर वो जमा कराती है टैक्सी वाली कंपनी। ठीक है, टैक्सी वाली कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको आपको हमारे पास जमा करवाना है अंडर सेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट। तो अगर आप ऐसे कोई पर्सन हो जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं थ्रू द ECO और वो ECO को TCS भी कलेक्ट करना है, देन यू कैन नॉट ऑप्ट अंडर कंपोजिशन स्कीम। वन अनदर एग्जाम्पल इज अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी में उनके प्रोफेशनल्स जो होते हैं, दे कम एंड दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, दे आर नॉट रजिस्टर्ड। व्हाई विल दे बी रजिस्टर्ड इन दिस GST? देयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS फॉर देम। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू ECO, तो सर देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, उसके बाद क्या है, he is not a manufacturer of such goods as may be notified by the government on the recommendations of the council। कुछ स्पेसिफाइड ऐसे गुड्स जो नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके आप मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए, फिर ही आप कंपोजिशन में आ सकते हो। मान लो जैसे कोई अलग अलग काइंड का प्रोडक्ट है ना, अगर आप वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो और वो इस लिस्ट में आ गया, फिर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस जो है, यू आर रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यू आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बट नाउ you are coming to this UT
to the state duty of Delhi. You are coming to Delhi for an exhibition. Say a 15-day long exhibition है या 7 day, वट एवर यू कैन इमेजिन, ठीक है, इतना एग्जीबिशन है जिसमें आप महाराष्ट्र स्टेट से दिल्ली आ रहे हो एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, आप दिल्ली में आके बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप आ रहे हो हफ्ते के लिए या 15 डेज के लिए, बट आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। अब उस केस में आप जीएसटी कहाँ पे करोगे, जब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बन रही है, आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के लोगों को सेल कर रहे हो, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली बनेगी ना, महाराष्ट्र में ना बनेगी। तो आप आप जीएसटी किसको पे करोगे, दिल्ली गवर्नमेंट को पे करोगे ना, राइट, आप दिल्ली गवर्नमेंट को ही करोगे जो जीएसटी का बनता है ना। लेकिन सर आप तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं दिल्ली में। अब देखो हफ्ते 15 दिन के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाले हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हफ्ते के एग्जीबिशन के लिए आया हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन लेने बैठ रहा हूँ दिल्ली की, ऐसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट निकाला था ऑफ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कि फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम यू विल बी पेइंग द टैक्स, पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट जहाँ भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल करती है। अब उस गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे, आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है, सीटीपी को नंबर दिया जाता है, और अब अपना आराम से आप बिजनेस कंडक्ट करके टैक्स जितना बनता है आपका यू कैन पे वंस योर जो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उसके बाद आपका यू गेट लूज एक्सेस टू इट, ठीक है। अदरवाइज जितना तक वो रहता है यू कैन ईजिली यू नो डू मेक टैक्सेबल सप्लाईज एंड यू कैन पे द टैक्स ऑन दैट, ठीक है। सिमिलरली एज द नेम सजेस्ट, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, अगर वो आके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो विदाउट going into the hassle of taking GST registration, they can easily take the NRTP, उसका रजिस्ट्रेशन वो ले सकते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, और आराम से अपना बिजनेस यहाँ कर सकते हैं एंड जो भी जीएसटी बनता है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को पे कर दो, ठीक है। तो लेकिन लेकिन इसमें एक कैच है कि फिर आप कॉम्पोजिशन में नहीं ऑप्ट कर सकते, ठीक है ना, फिर आप कॉम्पोजिशन नहीं ऑप्ट कर सकते। देखो क्या लिखा है, The registered person shall be eligible to opt in the subsection 1 if, ये मैं आपको बार बार क्यों रीड करवा रहा हूँ ये वाला सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस ये सब के लिए अप्लाई हो रहा है। तो सो दैट द फ्लो बने ना, फ्लो बनाने के लिए मैं बार बार ये सेंटेंस पढ़ के फिर आपको वो बता रहा हूँ पॉइंट, नहीं तो आप सोचोगे पॉइंट कहाँ से आ रहा है, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी। लुक अगेन रिपीट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 if he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person, ठीक है। अगर आप इनमें से सब नहीं हो, अगर आपने ये रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर दिया, देन यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नीचे देखते हैं क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection। इसका पता है क्या मतलब है, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ मेरी स्टेट आ गई, यहाँ मेरा कॉम्पोजिशन है, ठीक है। कॉम पूरा लिख देता हूँ, चलो कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। देखो मैं एक सिंगल पैन कार्ड में
एक ही पैन कार्ड पे मैंने 3 रजिस्ट्रेशंस ले रखी हैं, ठीक है। आई हैव वन पैन कार्ड एंड आई हैव टेकन 3 रजिस्ट्रेशंस ऑन द सेम पैन कार्ड। फर्स्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। माई सेकेंड रजिस्ट्रेशन इज स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट यूटी ऑफ दिल्ली, एंड माई थर्ड रजिस्ट्रेशन इज द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी महाराष्ट्र की स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन महाराष्ट्र। मैंने कॉम्पोजिशन ले लिया। नाउ द कैच हेयर इज कि if I'm opting, listen very carefully, if I'm opting for composition scheme in one state, ठीक है, in one as one registered person, then I have to opt for composition in all other states, ठीक है। अगर मैं किसी एक स्टेट में कॉम्पोजिशन डीलर के स्कीम में जाता हूँ, मुझे अपनी बाकी हर स्टेट में जो एक पैन के अंदर आती हैं, अपनी बाकी हर स्टेट पे भी कॉम्पोजिशन ऑप्ट करनी पड़ेगी कंपल्सरीली, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि, अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने महाराष्ट्र राजस्थान में कॉम्पोजिशन ले लिया और यहाँ नहीं लिया। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरे को अगर लेना है तो मुझे तीनों में लेना है, नहीं तो किसी में नहीं लेना। If I am opting for the composition scheme, I will have to take registration under all of my registrations in my single PAN card, and if I am not willing to take composition scheme under even one registration, I will not be able to take under any registration। या तो एक में, या तो सब में लो, या तो किसी में ना लो composition, ठीक है। सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। एक और बार रिपीट करूंगा मैं ये, देखो रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पैन। हमारे एग्जाम्पल में ये अलग रजिस्टर्ड पर्सन होता है, ये अलग रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये अलग रजिस्टर्ड पर्सन है। इन तीनों का ये अलग है, तो वैसे अलग रजिस्टर्ड पर्सन, बट पैन इनका सिंगल है, ठीक है। Provided that where more than one registered persons are having the same PAN issued under the Income Tax Act 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर एक स्टेट में मैं कॉम्पोजिशन लेना चाहता हूँ, मुझे अपनी बाकी सारे स्टेट्स में भी कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो सिंगल पैन के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो, अब सब सेक्शन 2A क्या कहता है। इट सेज कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 3 and 4 of 9, जो ऊपर बोला उसने, a registered person not eligible to opt to pay tax under subsection 1 and 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of tax paid by him under subsection 1 of section 9। अच्छा, तो वो कह रहा है, देखो सबसेक्शन 2A क्या कहती है। सबसेक्शन 2A बेसिकली ये कहती है कि अगर आप सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 10 में आप नहीं एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है। सबसेक्शन 1 और 2 में आप नहीं एलिजिबल हो रहे हो, कॉम्पोजिशन में आप कुछ हो रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, फिर भी स्टिल यू कैन पे टैक्स एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ द टर्नओवर। तो 3% से ज़्यादा आपका टैक्स नहीं जाएगा, आप पे कर सकते हो ओनली इफ़ यू आर नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस विच इज नॉट डिलिवरेबल। अगेन, कुछ अगर कोई चीज़ है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब इस एक्ट में ही नहीं लगता, फिर आप इसमें नहीं आ सकते।
अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो फिर आप इसमें नहीं आ सकते। एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेड आउट ऑफ सप्लाई, अगर इंटरस्टेट का कर रहे हो फिर भी आप इसमें नहीं आ सकते हो। वही ईसीओ वाला कर रहे हो फिर वापस नहीं आ सकते इसमें। या ऐसे कुछ हैं जो मैन्युफैक्चर गुड्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, या फिर आप सी टी पी या एन आर टी पी हो, फिर आप इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, अदरवाइज आपको ऑप्शन दे दिया 3% वाला। अगर इसके अलावा आप उसमें फॉलो कर रहे हो लेकिन आप उसमें 1 और 2 में एलिजिबल नहीं थे, सब सेक्शन 1 और 2 में, और आप इसमें आ रहे हो, देन आप पे सकते हो, आप टैक्स पे कर सकते हो। इट विल नॉट एक्सीड 3% ऑफ योर टर्न ओवर। ठीक है, ये वापस वही बात आ गई। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट क्या कहता है? The option availed of by a registered person under subsection 1 और subsection 2A as the case may be। चाहे आपने 1 सबसेक्शन में जो ऑप्शन है वो अवेल किया, या फिर आपने सबसेक्शन 2A में वो ऑप्शन अवेल किया, चाहे किसी में भी किया हो, दिस जो आपका कंपोजिशन स्कीम का आपका ऑप्शन है, इट शैल लैप्स with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified under subsection 1 or subsection 2A as the case may be। जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर जिस जिस दिन से जिस दिन पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट को एक्सीड कर गया जो 1 और 2A में लिखी है, जैसे ही वो कर गया क्रॉस, उस दिन से आपका जो कॉम्पोजिशन का ऑप्शन है वो लैप्स हो जाएगा। आप एक नॉर्मल टैक्स पे जो नॉर्मली आप जीएसटी के रिटर्न जो फाइल करते हैं 18% जो रेट्स होते हैं नॉर्मली, आप उन रेट्स पे ही पे करोगे। आपका यू कैन नॉट टेन बी अ कॉम्पोजिशन डीलर, क्योंकि आपने जो है लिमिट को क्रॉस कर लिया। ठीक है, ये क्रॉस द लिमिट, ये कहता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? A taxable person to whom the provisions of subsection 1 or 2A apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him, nor shall he be entitled to any credit of input tax। वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर बन चुके हो, इफ़ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर, आप कस्टमर से, रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे उनसे, और ना ही आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, नो जीएसटी कलेक्शन, नो आईटीसी। ठीक है, ये लिखा है सबसेक्शन 4 में। बट सर ऐसा क्यों? देखो, जब आप टैक्स ही इतने कम रेट पे पे कर रहे हो, जब आप टैक्स इतने कम रेट पे पे कर रहे हो, ऑलरेडी आपको हमने कंपनसेशन स्कीम में बहुत बेनिफिट दे रखे हैं, उसके ऊपर से फिर आप आईटीसी भी लोगे, आप कस्टमर से भी टैक्स कलेक्ट करोगे, ऐसे तो नहीं ना, ऐसे नहीं चलेगा। जब हमने आपको इतने बेनिफिट्स दे दिए, कंपोजिशन स्कीम बना के दे दी पूरी, आप एलिजिबल हो उसमें, तो आराम से अपने सप्लाईज करो। क्यों आपको जीएसटी के रिटर्न्स के उसमें भरना है? जो एक दो रिटर्न होते होंगे भर दो बस सीधा, पढ़ना ही नहीं चीज़ों में आईटीसी ले रहे हो। अरे आपको पहले तो इतना हमने बेनिफिट्स दे रखे हैं, अब आप वापस आपको आईटीसी चाहिए, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कंपोजिशन में आ रहे हो, सबसेक्शन 1 या 2 है जिसमें भी आप फॉलो करते हो, सर यू कैन नॉट collect GST from the recipients of the supplies, and also you cannot take any credit of input tax। आप आईटीसी नहीं ले सकते। ठीक है, ये कहता है सबसेक्शन 4। Let's move on to subsection 5 of section 10। This is the last subsection of section 10। ठीक है, as per the बेयर एक्ट।
देखते हैं क्या लिखे। इफ द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो कि जो आपकी रिटर्न फाइलिंग्स होती है ना, वो उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ऑफिसर्स, उन्हें कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर। तो अगर आपको पता हो, जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रैंडमली कुछ ऑडिट्स पिक होते हैं। रैंडमली किसी भी कई सारे बिजनेसेस की रिटर्न्स को पिक करते हैं ऑन अ रैंडम बेसिस, और फिर चेक करते हैं कि इनका रिटर्न फाइलिंग का सब प्रॉपर है, उनकी रिटर्न्स में कोई गलत डेटा नहीं है, उनके बिजनेस जो उनकी बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसके साथ ये सब मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चेक करना होता है। तो अ, ये कौन चेक करता है? वो चेक करते हैं प्रॉपर ऑफिसर। जो ऑफिसर ये चेक करते हैं उन्हें हम उन्हें उनका टर्म है प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, क्या लिखा है? इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव if the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under subsection 1 or 2A, as the case may be, despite not being eligible। रुक जाओ यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है, जो मेरा प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास रीजंस भी हैं, ऐसा मानने की रीजंस हैं कि एक टैक्सेबल पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर दिया जबकि वो एलिजिबल भी नहीं था। आप सोच के देखो, किसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स टैक्स पे कर दिया, वो एलिजिबल भी नहीं था, ऐसा प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है। ठीक है, तो फिर उस केस में अब क्या होने वाला है? सच पर्सन शैल, सच पर्सन मतलब जो पकड़ा गया, ठीक है, जो टैक्स पेयर है जो पकड़ा गया, सच पर्सन शैल in addition to any tax that may be payable by him under any provisions of this act be liable to a penalty to such person in addition to any tax that may be payable by him under any provision other provisions। कोई भी टैक्स का अमाउंट जो उसको पे करना भी उसका ड्यू है, वो तो पे करना ही है उसको, साथ साथ बी लाइबल टू अ पेनल्टी एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74 शैल मुतादिस मतलब एज इट इज अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। देखो क्या हो गया, अगर किसी टैक्सेबल पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे किया जबकि वो एलिजिबल भी नहीं था, उस केस में जितना एक्चुअल टैक्स बनता है, जितना एक्चुअल टैक्स बनता है वो तो वो पे करेगा ही, वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम पेनल्टी का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे और उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक गलत काम किया, उसने कॉम्पोजिशन में गलत टैक्स पे किया, उसको नॉर्मल में टैक्स पे करना था, फिर उसने कॉम्पोजिशन में टैक्स पे किया, हम उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे। ठीक है, ये लिखा है सबसेक्शन 5 में। अब एक दो एक्सप्लेनेशन हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पजेज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन। कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए आपका एक टर्नओवर की लिमिट दी गई है 1.5 करोड़। अब सर वो टर्नओवर में हम कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे? एक तो मैंने ऊपर ही आपसे एक्सक्लूड करवा दी, वो थी इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली, याद है आपको? वो तो मैंने आपसे ऊपर ही हटवा दी थी। ठीक है, अब और क्या क्या इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है सर, वो बता दो। देखो क्या लिखा है, the expression aggregate turnover shall include the value of supplies made by such person from the first day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for legislation under this act। तो मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से लेके उस दिन तक जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाता है, उस दिन तक जितना उसने टर्नओवर किया, ठीक है, उतना। एग्जाम्पल देता हूँ।
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2024 का। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अब मान लो वो अ, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो, 1 अप्रैल को तो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, 7 अगस्त 2024 के दिन पे मेरा टर्नओवर वो लिमिट को क्रॉस कर गया जहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है। वो लिमिट अब क्रॉस हो गई, तो इसका मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। आई एम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। आई एम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड क्योंकि मेरी टर्नओवर लिमिट, जो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो क्रॉस हो गई है। या फिर एनी अदर रीज़न, एनी अदर रीज़न ऑल्सो कि मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, ऐसा भी हो सकता है इस दिन पे। बहुत रीजंस हैं जिसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इन दोनों दिनों के बीच में, मतलब इन दोनों दिनों तक, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 7 अगस्त, मैंने जितनी भी सप्लाईज करी हैं, जितनी मैंने सेल करी हैं, उसका अमाउंट, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ये देखो वैल्यू है ना, वो मैं इसमें कंसिडर करूँगा। ठीक है, बट shall not include the value of exempt supply provided by way of extending deposit loan advance। ठीक है, वही बात आ गई इंटरेस्ट वाली। ठीक है, उसमें बस ये नहीं आएगा, बाकी जितनी मैंने सेल करी ना वो सारी आएगी। बस कौन सी नहीं आने वाली है, जो मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस किया है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग द लोन्स एडवांसेस बाय डिपॉजिट्स, और जिसका कंसिडरेशन है वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट, वो नहीं आएगा। बाकी इसके अलावा जितना भी मैंने सप्लाईज करी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द financial year, first day of the financial year, that is 1 April, till the date when I become liable for registration, उतना तक मैं टर्नओवर देखूंगा। ठीक है ना, चलो। ये ये वही चीज़ रिपीट करिए एक बार, देखो। 1 April अप टू लाइबल रजिस्ट्रेशन, एग्जाम सप्लाई जो है ये शैल नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये एनालिसिस है। आईसीआई ने काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस दिया हुआ है। मेक श्योर कि आप रीड करेंगे इसको। तो क्या होगा, अगर आप इससे रीड करेंगे ना तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल वे में आपको बेयर एक्ट समझ आएगा। देखो, मेरा टीचिंग स्टाइल है कि मैं बेयर एक्ट पे ज़्यादा जाता हूँ, बिकॉज बेयर एक्ट पढ़ने से ही आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। मैंने आपको सप्लाई वाले चैप्टर में यही बोला था कि बेयर एक्ट तो बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, एनालिसिस तो कोई भी पढ़ लेगा ना। एनालिसिस तो आप किसी लेमैन को दोगे, वो भी आराम से पढ़ के समझ जाएगा। लेमैन से मेरा मतलब है हु इज़ नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ जीएसटी और टैक्सेशन। ठीक है, वो तो ये एनालिसिस तो वो भी समझ जाएंगे। हमें क्या करना है, वी हैव टू डेवलप डेवलप आवर स्किल्स इन सच अ वे कि
हमें अगर कोई बेयर एक्ट भी पकड़ा दे, हम आसानी से उसको ब्रेक डाउन करके समझा सकें। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपके आंसर में बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, यू विल गेट एक्स्ट्रा वेटेज फॉर दैट। आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने लॉ की लैंग्वेज लिखी है। लॉ की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जितना हो सके बेयर एक्ट से समझो। कुछ भी डाउट है कमेंट्स में बताओ, मैं बिल्कुल रिजॉल्व करूँगा आपके डाउट्स। ठीक है, बट मेक दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बेयर एक्ट। जब मैं इंटरमीडिएट में था, मैं भी एनालिसिस पे ही जाता था पहले। मेरे को नहीं समझ आते थे वो टेबल बेयर एक्ट वाले, मेरे को नहीं समझ आते थे। धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया और ध्यान दिया, बेयर एक्ट पढ़ा, आर्टिकलशिप में बहुत बेयर एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। मैं तो था भी जीएसटी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे कोई नहीं ऐसे एनालिसिस पकड़ाते। क्लाइंट आते हैं सीधा बेयर एक्ट दिखाते हैं कि देखो क्या चेंज आया है, बताओ क्या है। वहाँ पे आपको कौन एनालिसिस दे रहा है? जब आप किसी सीए के ऑफिस में बैठे हो, जब आप किसी सीए के ऑफिस ऑफिस में बैठे हो और आपके पास क्लाइंट आया, उसके हाथ में बेयर एक्ट है, वो कहेगा कि ये अमेंडमेंट आई है, नोटिफिकेशन आया है, ये क्या लिखा है इसमें। आप तब क्या करोगे? किसकी वेट करोगे कि एनालिसिस आएगा उसका? आपको तो खुद पता होना चाहिए ना कि क्या लिखा है इसमें। कोई आपके पास आया है हेल्प मांगने, आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, उतनी आपके स्किल्स होने चाहिए कि आप बेयर एक्ट को डिकोड करके समझा सको। बल्कि एनालिसिस छोड़ो, आप तो खुद समझ के 10 लोगों को और समझाओ। ठीक है, ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है आपको। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ बेयर एक्ट में। मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं भी स्टूडेंट ही तो हूँ अभी। आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तो अभी सीए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, आई हैव दिस पैशन फॉर टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड। ठीक है, तो एज अ सीनियर मैं यही एडवाइस करता हूँ कि ऑलवेज गो फॉर द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट नहीं समझ आ रहा, एनालिसिस पढ़ सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर। मान लो बेयर एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, एक बार एनालिसिस में आओ, खुद से रीड करो, समझो, फिर बेयर एक्ट में वापस जाओ, वही चीज़ को री रीड करो और फिर देखो कैसे नहीं समझ आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो रिटर्न फाइलिंग की बात हुई है कि कॉम्पोजिशन जो डीलर होते हैं कॉम्पोजिशन में, वो रिटर्न्स कैफ कौन सी फाइल कर रही हैं? An eligible person opting to pay tax under the composition scheme shall instead of paying tax on every invoice at specified date, pay tax at the prescribed percentage of his turnover every quarter through prescribed form, that is form GST CMP 08। ठीक है, तो जीएसटी का फॉर्म है CMP 08, उसके थ्रू एवरी क्वार्टर मतलब एवरी 3 मंथ्स, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, एवरी 3 मंथ्स क्वार्टर एंड होता है, तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आप जो है एनी मतलब एक डेट होती है उसकी, उसके लिए आप उस डेट को आप लास्ट क्वार्टर का आप पेमेंट कर दो, जो भी टैक्स आपका बनता है एट द प्रिस्क्राइब परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्रिस्क्राइब परसेंटेज कौन सी है? जरा ऊपर चलो मेरे साथ बैक में, ये देखो सबसेक्शन 1 में लेके आया हूँ आपको मैं, देखो क्या लिखा है। एट अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये प्रिस्क्राइब्ड रेट, बार बार प्रिस्क्राइब्ड रेट आ रही है कि सर है क्या प्रिस्क्राइब्ड रेट, है कौन सी वो तो बताओ। नीचे देखो फुट नोट, रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर। अच्छा, ये मैन्युफैक्चर का बताया हुआ है इन्होंने, जो ये वाला है।
ठीक है। मैन्युफैक्चर इज 0.5% ऑफ टर्नओवर। मैंने इसका हो गया 0.5% ऑफ टर्नओवर। ठीक है। अ, ठीक है। इसका हो गया 2.5%। और इसका हो गया 0.5%। ठीक है, तो हाफ आधा परसेंट है 0.5%। मैन्युफैक्चर का भी 0.5% है, इसका 2.5% है। ठीक है। चलो, ये हमने रेट देख लिया हमने रेट देख लिया कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय कंपोजिशन सप्लायर। ठीक है, रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली। टैक्स पेड क्वार्टरली, रिटर्न फाइल्ड एनुअली। टैक्स आप हर 3 महीने बाद पे करोगे, एवरी क्वार्टर का। लेकिन जो रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल जो फाइल करते हैं, वो आप एनुअली करोगे फॉर 1 होल ईयर। आप हर महीने नहीं भरनी है आपको रिटर्न्स। आपको हर महीने अपनी टर्न वो डिक्लेयर नहीं करनी सप्लाईज। यू जस्ट हैव टू वेट एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, या फिर जो भी ड्यूटी होती है फॉर दैट फॉर द दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो टैक्स है वो आपको एवरी 3 मंथ्स पे करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज कंपल्सरी फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। चलो, टर्नओवर लिमिट तो देखो 1.5 करोड़ हो गया था यहाँ पे, वही चीज़ लिखी है। लेकिन आपको अगर याद होगा, जब हमने नॉर्मल टैक्स बेस की बात करी थी, वहाँ पे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं। अब इस केस में भी वो हैं। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, ये जितनी स्टेट्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इन पे जो है, इनका लिमिट है 75 lakhs। ठीक है। जो नॉर्मल कैटेगरी हैं उनका है 1.5 करोड़। स्पेशल कैटेगरी में से जो ये 8 स्टेट्स हैं ना, सिर्फ ये 8, ओनली दीज 8 स्टेट्स, इनका लिमिट है 75 lakhs। और असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर का 1.5। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये याद रखना। कन्फ्यूज़ मत हो जाना वहाँ पे कि असम भी आता है या नहीं, हिमाचल आता है या नहीं, कि जम्मू आता नहीं। वैसे तो आता है, वैसे आता है, लेकिन कंपोजिशन के केस में उसको 1.5 रखा गया। ठीक है। चलो, एग्जाम्पल देखते हैं। अ शूज डीलर पृथ्वीराज हैज़ ऑफिस इन महाराष्ट्र गो। तो पृथ्वीराज एक शूज़ की डीलर है। उनका ऑफिस है 2 स्टेट्स में, एक तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वन स्टेट ऑफ गोवा। ही मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बोथ। तो अपने स्टेट के अंदर ही वो सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी और स्टेट में भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में ही सप्लाई कर रहे हैं, और अगर गोवा से करें तो गोवा में ही, गोवा के अंदर अंदर ही कर रहे हैं। Now, in order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of composition scheme under Section 10(1), turnover of both the offices would be taken into account, and if the same does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year, Prithviraj can opt to avail composition leave। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम दोनों रजिस्ट्रेशंस के टर्नओवर को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वेदर आपका वेदर यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन और नॉट। ठीक है। ओके। ओके, ये ठीक है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। अ हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बार्बर, ओके, हैज़ हिज सैलून इन दिल्ली एंड हरियाणा, मेकिंग इंटरस्टेट।
तो एक आ गया दिल्ली स्टेट में, एक आ गया हरियाणा के स्टेट में, दोनों में वो इंटर स्टेट सप्लाई ही कर रहे हैं. In order to determine whether Billu is eligible to avail benefit of composition, turnover of both the salons will be taken into account, and if the same does not exceed 50 lakh rupees in the preceding financial year, Billu can opt to avail composition levy scheme. ठीक है. अब 50 लाख क्यों है यहाँ पे, देखो. सेक्शन 10(2)(a) provides a turnover limit of 50 lakh in the preceding financial year for becoming eligible for composition levy. यहाँ पे तो 50 लाख रुपीस का लिमिट है, टर्नओवर लिमिट. ठीक है. ऊपर तो 1.5 है 10(1) में, लेकिन 10(2)(a) में देखो क्या हो रहा है, 50 लाख रुपीज़ की लिमिट दी है. 10(2)(a) अगर आपको रिकैप कराऊँ मैं क्या है, एक बार बैक में चलते हैं. 10(2)(a) जो वन में नहीं फॉल होते, जो वन में नहीं फॉल होते वो आ गए इसमें 2A में. उसमें भी कंडीशंस तो हैं. ठीक है. सही है. ओके. ठीक है. ओके, चलते हैं आगे. तो इस केस में क्या होता है कि बिल्लू बार्बर जो है वो 50 लाख रुपीज़ तक की लिमिट है उसके पास. ठीक है. अगर 50 लाख रुपीज़ के नीचे नीचे उसका टर्नओवर हो जाता है, रहता है उसका टर्नओवर उसके नीचे, देन ही कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम. ठीक है. चलो. अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, एक और बार देखते हैं. द एग्रीगेट टर्नओवर इज द सम ऑफ वैल्यू of all outward supplies falling in the following four categories: taxable supplies, exempt supply, export of goods or service, interstate supplies. इसका एब्रीविएशन एक लिख लो, मेरे को आज तक याद है इसकी एब्रीविएशन, TEEI. दिस इज द एब्रीविएशन. ठीक है. T is for taxable supplies, E is exempt, another E is export, and I is interstate supplies. दिस इज द एब्रीविएशन फॉर एग्रीगेट टर्नओवर. ठीक है. ये सब हम इंक्लूड करते हैं जब हम कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं. क्या क्या नहीं आता है उसमें, एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच आरसीएम वाला, और सेकंड है टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी लॉ. ठीक है. ठीक है. जस्ट अ सेकंड. ओके, लेट्स गो. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, ये टेबल हम अभी इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ. इसके बाद हम लेक्चर को यहीं एंड कर देंगे. ठीक है. बिकॉज अभी कंपोजिशन में भी काफ़ी कुछ बाकी है, तो एग्जाम्पल्स और कवर करेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं. लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए अब इसको नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं. ये वाली टेबल एक क्लास हम कवर कर लेंगे, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा अभी. ठीक है. ये कवर करके लेक्चर को हम अभी के लिए एंड करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ओके. चलो देखो क्या है. रेट्स ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1). अभी हमें टैक्स के रेट बताएगा कि कंपोजिशन में इफ
आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप कौन से रेट पे टैक्स पे करोगे, ठीक है। A registered person opting for composition levy under section 10(1) shall pay tax calculated at the prescribed rates, जो टेबल में मेंशन है, ड्यूरिंग द current financial year in lieu of the tax payable by him under regular scheme. कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे इस कॉलम में है और रेट ऑफ टैक्स नेक्स्ट कॉलम। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर्स। बस रुक जाओ। मैन्युफैक्चरर्स, जितना भी जो भी आप सोच सकते हो मैन्युफैक्चरिंग का, वो सारे मैन्युफैक्चरर्स में करते जाते हैं, ठीक है। अदर देन, एक्सेप्शन यहाँ भी आती है लेकिन, ठीक है। अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। कुछ नोटिफाइड ऐसे गुड्स हैं जिनके अगर आप उनके मैन्युफैक्चर हो उन नोटिफाइड गुड्स के, तो फिर आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। अब सर ऐसे गुड्स कौन से हैं वो? आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हो, पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हो, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, bricks of fossil meals or similar siliceous earths, building bricks, earthen or roofing tiles, ये कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके अगर आप मैन्युफैक्चर हो, देन अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। इसके अलावा आप अगर किसी और चीज़ के मैन्युफैक्चर हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। एंड वंस यू ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम एज अ मैन्युफैक्चर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ दीज थिंग्स, तो आप पे रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? सर आप पे लगेगा 0.5%, 0.5%। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, 0.5% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूटी, ठीक है। सिर्फ स्टेट में 0.5%, तो यहाँ पे नीचे देखो क्या है, इफेक्टिव रेट इज 1%। टोटल 1% है, ठीक है। Then, when if you're a supplier who is making supplies, refer to in clause B of para 6 of schedule 2, जो कि रेस्टोरेंट सर्विस है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में के सप्लाईज आप कर रहे हो, यू विल हैव टू पे 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट यूनिट टेरिटरी। 2.5% मतलब है इफेक्टिव रेट इज 5%, ठीक है। Now, if you are any other supplier eligible for composition levy under section 10, अगर आप इस इन दोनों के अलावा और कोई सप्लायर जो कि एलिजिबल है, तो आप पे करोगे 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 0.5% से इसका मतलब हो गया 1%, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये टेबल हमारा कवर हो गया, राइट। चलो, ठीक है। चलो जाने से पहले एक इलस्ट्रेशन करके मेरे को यहाँ दिख रही है, एक कवर कर लेते हैं, है ना, इसको ऐसे हैंगिंग नहीं छोड़ते, लेट्स कवर इट। Taxpayer Tolaram is a manufacturer who has opted for composition levy under section 10(1), having one unit A1 in UP। तो टोलाराम जी हैं, एक मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने कंपोजिशन में ऑप्ट किया। उनका एक यूनिट है यूपी में, एक यूनिट है एमपी में। टोटल टर्नओवर है दोनों का 115 लैक्स, दैट इज 1,15,00,000। 1.5 से नीचे है, एक का था 85, एक का 30 लैक्स, ठीक है। अब क्या है, turnover of unit 1 or unit A1 and A2 in first quarter of current financial year is 5 lakh and 10 lakh,
तो जो हमारा अभी जो साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसके फर्स्ट क्वार्टर में A1 ने किया 5 लाख रुपीज़ का टर्नओवर और A2 ने किया 10 लैक्स। अब कह रहे हैं कि कंपोजिशन में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका अमाउंट निकाल के बताओ। ठीक है, A1 मेरा यूपी में है, उसका टर्नओवर था 85 लैक्स, अभी हो गया उसका 5 लैक्स। ठीक है, तो 85 लैक्स तो बेसिकली ये देखने के लिए कि आप कंपोजिशन में एलिजिबल हो भी या नहीं, उसके पर्पज़ के लिए है। 5 लाख आपने अभी कमाया इस क्वार्टर में, तो उसका 1% टैक्स पे कर दो, जो कि है 5,000। ठीक है, आप कितना टैक्स अपने पे कर दिया 1% का। क्यों? देखो ना, ये देखो 1% रेट ऊपर देख लिया था, 1% उसी रेट पे टैक्स पे कर दो। फिर आगे आपका A2 MP में 30 लाख रुपीज़, 10 लाख का इसने टर्नओवर किया है, वो है आपका 3 महीने में, उसका 1% टैक्स पे कर दो। टोटल आपका इतना बन गया था। ठीक है, फिर टोटल टर्नओवर आपका बन के 15 लाख बन गया, उसका 1%, इन दोनों का टोटल है ये सारा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो 15,000 का आपका टैक्स बन जाता है। ठीक है, चलो। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो टैक्स पेयर है भोला राम, वो दोनों टैक्सेबल और एग्जाम्ड गुड्स कर रहा है, दोनों टैक्सेबल एंड एग्जाम्ड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है हमारे, जो हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, हम उसकी जो वैल्यू है, मैं आपको एक बार ऊपर का दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये केस थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा टाइम लगा इसमें भी, बिकॉज आप ये देखो यहाँ पे 115 लाख रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल का 85 है, और 30 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा एग्जेम्प्टेड का है। ठीक है, और जो इन्होंने इसमें किया है, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, ओके, कंफ्यूजन इज क्लियर, लेट्स गो। 85 + 30, एक है पंजाब का, एक है राजस्थान का। यहाँ पे देखो पंजाब राजस्थान 85 30 115 लैक्स, इसमें एग्जेम्प्टेड भी जुड़ गया। मेरे को यही कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे लगा था कि इन्होंने एग्जेम्प्टेड को हटा दिया, जबकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, TEEI, ई से एग्जेम्प्ट, वो तो आता है इसमें। ठीक है, ये मेरे को एक कन्फ्यूजन हो गया था कि ये ऐसा क्यों करें, बट अब मुझे क्लियर हो गया। 85 और 30 इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो इस फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कितना इनका टर्न हुआ है, दैट इज 35 लाख अब तक का इनका हो गया, जिसमें से A1 ने किया 15। अब ठीक है, A1 ने 15 लाख का कर लिया, लेकिन 5 लाख जो है वो टैक्सेबल गुड्स का है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड गुड्स का है। लेकिन सर इस, अब जब मैं टैक्स को कैलकुलेट करूंगा, तो मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा करूंगा सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे। ठीक है, मैं 10 लैक्स के एग्जेम्प्टेड सेल पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, वो तो मैंने बस टर्नओवर के लिए किया था इंक्लूड उसको, बट नाउ आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग इट। ठीक है, तो इसलिए मैं 5 लाख ही लूंगा, उस पर 1% लगा के पे कर दिया। A2 का 20 लैक्स है, उसमें 10 लाख टैक्सेबल है, 10 लाख लिया, 10% 1% लगाया, टोटल 15,000 का टैक्स मैंने पे कर दिया। ठीक है, डन है। ओके, तो अभी इसके साथ ही ये वाला लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर, और एंड तक बने रहे, फिर तो मज़े हो गए आपके, है ना। हमने एग्जाम्पल्स भी 2 कवर कर लिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक बार
दोबारा रीड करना अपने खुद से, आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, और एक और बार रीड करोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, share it with your friends, and also subscribe to my channel. Keep studying.